माँ हिंदी के जन्म दिवस के उत्सव पर आज मैं आपको एक कहानी से परिचित कराना चाहता हूँ। उस कहानी में छिपे गूढ़ संदेश को ज़रूर से ज़रूर समझिएगा और उसे जीवन में उतारिएगा। ये कहानी है 2 महाकवियों की। एक महाकवि का नाम है आचार्य केशवदास, जिन्हें हिंदी साहित्य का प्रेत कहा जाता है, और एक महाकवि से आप परिचित हैं, जिनका नाम है बाबा तुलसीदास। एक ने रामचंद्रिका लिखी, एक ने रामचरितमानस लिखी। आचार्य केशवदास को इस बात से अपमान महसूस होता था कि वो अपनी निज भाषा में रचना करते हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि भाषा बोल ही ना जानहीं जिनके कुल के दास, अर्थात मेरे कुल के दास, मेरे कुल के तो नौकर चाकर भी संस्कृत में बात करते हैं। उस वक्त संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज समझी जाती थी, एक एलीट भाषा समझी जाती थी। तो मेरे घर के नौकर चाकर तो संस्कृत में बात करते हैं और मुझे देखो, मैं निज भाषा में रचना करता हूं, मैं अवधी में रचना करता हूं, मैं ब्रज में रचना करता हूं, मैं हिंदी में रचना करता हूं। उस समय हिंदी परिपक्व हो रही थी, भक्तिकाल के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, 1600 ईस्वी के आसपास। वहीं बाबा तुलसी ने अवधी में निज भाषा में रामचरितमानस की रचना करके रामचरितमानस को एक अमर महाकाव्य बना दिया। उन्होंने अवधी में रामचरितमानस की रचना की और आज रामचरितमानस भारत के लगभग प्रत्येक घरों में पाया जाता है और प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक पढ़ा जाता है। आखिर उन्हें ये उपलब्धि कैसे हासिल हुई? उनमें सिर्फ एकमात्र योगदान था उनका लेखीय कौशल, दूसरा उनकी निज भाषा। समझ रहे हैं? निज भाषा ही है जो आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है, बशर्ते आप उसके साथ तादात्म्य स्थापित करें, उसके साथ सार्थक प्रयास करें और गर्व से प्रत्येक जगह उसको बोलने का प्रयास करें। जब आप अपनी भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर पाते हैं तो जरूर से जरूर आपकी बात को भी सुना जाता है। अगर आप अपनी भाषा पर अपमान महसूस करेंगे तो आप प्रत्येक जगह अपमानित महसूस होंगे, क्योंकि भाषा ही तो है जो आपकी सहज अभिव्यक्ति को अंजाम देती है। भाषा ही तो है जिसके सहारे आप अपने व्यवहार को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। भाषा ही तो है कि दूसरे से आप व्यवहार साध पाते हैं। भाषा ही तो है कि दूसरे की फीलिंग्स आप समझ पाते हैं। तो आप अपनी भाषा का तिरस्कार नहीं करना है आपको। आपको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए कि बिना भाषा के आप जानवर तुल्य हो जाते, बिना भाषा के आप अपनी अभिव्यक्ति की सहजता से दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? इसलिए निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय कुसूल। निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल आधार है। अगर आपकी भाषा की उन्नति होगी तो आपकी उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, पूरे परिदृश्य की उन्नति होगी। अगर आपकी भाषा गर्त में जाएगी तो आप भी गर्त में जाएंगे, क्योंकि जिस भाषा में आप सहज अभिव्यक्ति कर पाते हैं वही भाषा जब उन्नति नहीं करेगी तो आप कैसे सहज अभिव्यक्ति कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप को सही से प्रेजेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय कुसूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। निज भाषा पर ही रचना करके, हिंदी माँ हिंदी पर रचना करके एक कवि गूगल के हेड ऑफिस में अपनी कविता का राग अलाप सकता है, तो हम सब अपनी भाषा पर गर्व नहीं महसूस कर सकते? तो आज से आपको प्रण लेना होगा कि जो भी भाषा आप सीखेंगे वो एक बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा पर, अपनी माँ हिंदी पर अपमानित महसूस नहीं होंगे, बल्कि सबके सामने उसे सहजता से और गर्व तरीके से, कॉन्फिडेंस से उसे आप बोलेंगे। आइए अब समझते हैं लंबी कविता के बारे में। कविताएं तो हमने जीवन में बहुत पढ़ रखी होंगी और बहुत सुनी भी होंगी, लेकिन आखिरकार ये लंबी कविता क्या है? लंबी कविता का जन्म क्यों हुआ? आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लंबी कविता का कॉन्सेप्ट जानने से पहले आपको 2-3 कॉन्सेप्ट जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है? तो आइए एक एक कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लंबी कविता पर आते हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, आपको पता है कि गद्य लिखने के लिए हमें बहुत सारी विधाओं का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? जब हमको विचार करना होता है तो निबंध का सहारा लेना पड़ता है, जब हमें वर्णन करना होता है तो उपन्यास का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? ऐसी बहुत सी विधाएं गद्य में हैं और उसी प्रकार कविता में या काव्य में भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां उन्हें कहा जाता है काव्य रूप, और यह काव्य रूप मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। काव्य रूप मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य, ठीक है? अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है? देखिए, प्रबंध नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रबंध, बंधा हुआ, ठीक है? एक कहानी के ढांचे में बंधा हुआ काव्य प्रबंध काव्य होता है। अब आप देखेंगे, जब भी प्रबंध काव्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काव्य या जो प्रबंध काव्य है वो शुरू हो रहा है कहानी से और अंत में जाकर जीत या हार पर खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये कहानी के ढांचे में शुरुआत से अंत तक एक कहानी चलती रहती है प्रबंध काव्यों में, ठीक है? और इनके हर एक पहलू में एक दूसरे में आपसी संबंध होता है, जिनको कहा जाता है पूर्वापर संबंध, ठीक है? जिनको कहा जाता है पूर्वापर संबंध। आप देखेंगे कि प्रबंध काव्यों में हर बिंदु पर पूर्वापर संबंध होता है। अब पूर्वापर संबंध क्या है? पूर्वापर संबंध का मतलब यह है कि आपस में पहले और दूसरे बिंदुओं में कनेक्शन है। अर्थात पहले बिंदु को बिना समझे आपको दूसरा बिंदु समझ में नहीं आने वाला है।
अब प्रबंध काव्य का एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रबंध काव्य का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, हमारे सामने महाकाव्य है और खंड काव्य है। हिंदी साहित्य में 4 महाकाव्य माने जाते हैं। पहला कौन सा, पृथ्वीराज रासो। दूसरा केशवदास की रामचंद्रिका। तीसरा तुलसीदास का रामचरितमानस। और चौथा कामायनी। तो अगर आप महाकाव्य पढ़ने बैठेंगे ना, तो अगर जैसे रामचरितमानस पढ़ने बैठिए, आप डायरेक्ट कहीं चौपाई उठा लें और उसको पढ़ें, हो सकता है कि शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ जाए, हो सकता है कि शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ जाए, परंतु किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई है, किस कंटेक्स्ट में बात कही गई है और उसका पूर्ण रूप से अर्थ क्या है, वो हमको समझ में नहीं आने वाला है जब तक कि हम पूरा पूरा काव्य ठीक से नहीं पढ़ेंगे। समझ गए, यही होता है पूर्वापर संबंध। तो इसके 2 एग्जांपल हैं, एक महाकाव्य एक खंड काव्य। महाकाव्य आप सभी जानते हैं कि उसमें समाज का संपूर्ण और विस्तृत तरीके से वर्णन होता है, समाज के हर पहलू पर बात की जाती है। वहीं खंड काव्य में भी विस्तृत तरीके से वर्णन होता है, परंतु समाज के किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक पहलू पर बात की जाती है। तो यह होता है महाकाव्य और खंड काव्य के बीच में अंतर, और दोनों ही प्रबंध काव्य के उदाहरण हैं। अब आते हैं मुक्तकों पर। मुक्तक काव्य क्या होता है, आप देख रहे हैं नाम से क्लियर है कि किसी भी ढांचे से मुक्त, किसी भी ढांचे से मुक्त होता है मुक्तक काव्य। अब जब ढांचा नहीं होगा, अर्थात इसमें कोई कहानी का ढांचा नहीं होगा, ठीक है, इनमें कोई पूर्वापर संबंध भी नहीं होगा। पूर्वापर संबंध जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसके अगले चरण को बिना पहले चरण के जाने हुए समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई गजल पढ़िए, कोई भी गजल पढ़िए, उसके कोई शेर उठा लीजिए, कोई गजल पढ़िए उसका कोई शेर उठा लीजिए। अब आपको जब वो शेर पढ़ेंगे तो आपको पूर्व ज्ञान की जरूरत नहीं है कि उसके पहले क्या बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी शेर उठा लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल स्पष्ट बातें समझ में आएंगी। तो मुक्तक काव्य के उदाहरण है गीत, प्रगीत, नज्म, गजल, पहेली, मुखरी, ठीक है। दोहा भी आपका मुक्तक काव्य है। अब आप कोई भी दोहा पढ़ के देखिए, कोई भी दोहा पढ़ के देखिए, आपको क्या किसी पूर्व ज्ञान की जरूरत है या किसी पूर्वापर संबंध की आवश्यकता है? नहीं, ठीक है। तो दोहा भी हमारा मुक्तक काव्य हो गया। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य ढांचे में बहुत लंबा होता था, बहुत बल्कि होता था, ठीक है, क्योंकि इसको समाज के प्रत्येक पहलू का वर्णन करना होता था। तो प्रबंध काव्य, खास तौर से महाकाव्य, ये एक वर्णन प्रधान होता था, ठीक है, मतलब समाज के हर पहलू का वर्णन करना होता था। लेकिन मुक्तक काव्य क्या है, इनमें देखिए भावना प्रधान रचना है, भावना प्रधान। और जो भावना तीव्र गति से निकलती है वो तीव्र गति से शांत होती है। क्योंकि तीव्र गति से निकला और तीव्र गति से शांत हुआ तो ढांचे में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य की तुलना में छोटा होता था, काफी छोटा होता था। देखिए कोई गीत देखिए ना, चाहे कोई भी गीत, आप फिल्मी गीत देख लीजिए, वो भी छोटे होते हैं ढांचे में, ठीक है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की ये बात हो गई। अब आप जरा एक ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से गद्दे का विस्फोट हो गया, ठीक है, ये सारी कहानी मैं आपको बता रखा हूं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से गद्दे का विस्फोट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, औद्योगिक क्रांति आई तो जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हुई, समाज में कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हुई, ठीक है। तो व्यक्ति को विचार की आवश्यकता पड़ी, विमर्श की आवश्यकता पड़ी। चूंकि चूंकि अब हमें प्रिंटिंग की कोई चिंता नहीं थी, हमारी रचनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से जा सकती थी, संसाधनों का भी काफी आविष्कार हो चुका था। तो यहां क्या हुआ, अब उस युग का कवि, उस दौर का कवि या लेखक कह लीजिए, वो वर्णन करना चाहता है, ठीक है, वो विचार करना चाहता है, वो वर्णन करना चाहता है। तो आप मेरे को बताइए कि वर्णन करना या जब विचार करना हो तो कविता लिखने में ज्यादा आसानी हो जाएगी या उपन्यास लिखने में ज्यादा आसान होगा? उपन्यास लिखने में ज्यादा आसान होगा, जाहिर सी बात है। उपन्यास लिखना आपको आसान पड़ेगा, निबंध लिखना आपको आसान पड़ेगा कविता लिखने की अपेक्षा, और कविता में आप पूरी तरीके से वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि जो वर्णन वाला क्षेत्र है, जो वर्णन वाला क्षेत्र है, जो विचार वाला क्षेत्र है, वो ले गए कौन से, उपन्यास ले गए, ठीक है, निबंध वाले ले गए, ठीक है, दृश्यात्मक वाली जो क्षमता थी वो नाटक वाले ले गए। तो अब क्या हो रहा है कि महाकाव्यों का दौर खत्म हो रहा है, महाकाव्यों का दौर खत्म हो रहा है। अब निबंध, उपन्यास, नाटकों का दौर आ गया, ठीक है, जिसके कारण कवियों से ये सारे डोमेन छीनते चले गए। कवियों को इस बात की चिंता हुई कि हमारे पास तो कोई डोमेन ही नहीं बच रहा है, हम लेखन कर्म किसमें करें, हम अपना लेखन कर्म किसमें करें। उनको इस बात की चिंता होना शुरू हुई, ठीक है। अब द्विवेदी युग आया। आप जानते हैं द्विवेदी युग सीधी सपाट सरल भाषा में लिखने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उस युग के मेंटोर थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। वो अविधा मतलब सीधी सपाट सरल भाषा में रचना करने को ज्यादा तवज्जो देते थे, ठीक है। तो उस वक्त के जो उनके शिष्य थे, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने ट्राई तो किया, लेकिन वो भी बहुत सीधी सपाट भाषा में लिखा। अब ट्राई क्या किया उसको समझ लेते हैं। देखिए आपको यहां 2 बातें जाननी होंगी, एक होता है इतिवृत्तात्मक स्थल, एक होता है रसात्मक स्थल। इतिवृत्तात्मक स्थल और रसात्मक स्थल। इतिवृत्तात्मक स्थल का मतलब यह है कि वर्णन,
वर्णन, विचार, विमर्श, ठीक है। और रसात्मक स्थल मतलब आनंद का चरम बिंदु। अब इसको आप ऐसा समझिए, रस वस की बात मैं नहीं कर रहा हूं आपको, इसका मतलब आनंद का चरम बिंदु समझिए आप। और इतिवृत्तात्मक स्थल अर्थात वर्णन प्रधान स्थल, जहां वर्णन हो रहा हो, ठीक है, जहां कोई बातचीत हो रही हो। अब आप कोई भी विजुअल आर्ट देखिए, कोई भी विजुअल आर्ट देखिए या रीडिंग आर्ट देखिए, कुछ भी देखिए आप या पढ़िए, आप देखेंगे, चाहे कोई सीरियल ही देख लीजिए, चाहे कोई क्रिकेट मैच देख लीजिए, हर हर बॉल पर आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, हर बिंदु पर आपको मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसे गिन चुन के कुछ चुनिंदा क्षण होंगे जिसमें आप अपनी सीट छोड़कर उछल पड़ेंगे, जिसमें आप खुशी से लबरेज हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप चरम आनंद की अवस्था में होंगे। तो उस अवस्था को रसात्मक स्थल कहा जाता है। और उससे पहले जो वर्णन चल रहा है वो सब इतिवृत्तात्मक स्थल कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रसात्मक स्थल लाने के लिए हमें इतिवृत्तात्मक स्थल की रचना मजबूरी में करनी पड़ रही है, मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि जब वर्णन होगा, हम परिस्थितियां जुटाएंगे, तब जाके हम आनंद वाली अवस्था ले पाएंगे, ठीक है। अब द्विवेदी युग वालों ने क्या किया, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने क्या किया कि देखो भाई, हम इतिवृत्तात्मक स्थल को कर देते हैं कम, ठीक है, अर्थात हम वर्णन कम करेंगे, और जो आनंद वाले क्षण हैं उसको ज्यादा लाएंगे, उसको ज्यादा लाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही अभिधा, बहुत सीधी सपाट सरल भाषा में रचना करना शुरू किया, जिसके कारण जो कविता का जो विशेषता है, जो कविता का जो विशेषता है वो कम होने लगी। इनकी जो कविताएं हैं वो गद्यात्मक होने लगी, ठीक है, इस पर कभी हम लोग बात करेंगे। इनकी जो कविताएं हैं वो गद्यात्मक होने लगी, ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है द्विवेदी युग का। इनकी जो कविताएं हैं वो गद्यात्मक होने लगी। और अब जानते हैं कि जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन जैसा होना पड़ता है, तो हमें किससे लड़ाई करनी है, हमें उपन्यास से लड़ाई करनी है, ठीक है, हमें नाटक से लड़ाई करनी है, हमें निबंध से लड़ाई करनी है। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी लेंथ में, बहुत बड़ी बड़ी बल्कि रचना, बल्कि विधाएं होती हैं, ठीक है, बल्कि मतलब बहुत भारी भरकम लंबी विधाएं होती हैं ये सब, ठीक है। आप जानते हैं उपन्यास 500 550 पेज का होता है, अगर शानदार तरीके से लिखा जाए कोई उपन्यास। तो अब दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन जैसा होना पड़ रहा है, तो कविताओं को भी अब लंबा करना पड़ रहा है, कविताओं को भी लंबा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात तो किया द्विवेदी युग वालों ने कि कविताओं को लंबा कर दिया, ठीक है, कविताएं लंबा होना शुरू हो गई। लेकिन लेकिन इस समस्या की सही जड़ को पकड़ा महाप्राण निराला जी ने, या जिसे कह सकते हैं छायावाद के दौर के कवियों ने सही तौर से पकड़ा, सही तरीके से पकड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतिवृत्तात्मक स्थल को कम किया और रसात्मक स्थल को सबसे ज्यादा किया। और आप देखेंगे हमारे हमारे जो सिलेबस में 3 लंबी कविताएं लगी हुई हैं, कौन कौन सी, एक राम की शक्ति पूजा, एक असाध्य वीणा, एक ब्रह्म राक्षस। आप देखेंगे तीनों में कोई ना कोई कहानी चलती नजर आ रही है और आपस में एक पूर्वापर संबंध भी है। तो आप देख रहे हैं कि ढांचा कैसा है, प्रबंध काव्य जैसा, ढांचा कैसा है, प्रबंध काव्य जैसा, लेकिन लेंथ कैसी है, प्रबंध काव्य से छोटी, अर्थात महाकाव्य से छोटी, ठीक है। ढांचा कैसा है, प्रबंध काव्य जैसा या कह सकते हैं महाकाव्य जैसा, लेकिन लेंथ कैसी है, महाकाव्य से छोटी। लेकिन मुक्तकों से तुलना की जाए, गीतों से तुलना की जाए तो बड़ी है। आप देखेंगे ना, राम की शक्ति पूजा 10 पेज की रचना है कम से कम, तो गीत तो इतने लंबे होते नहीं है, प्रगीत तो इतने लंबे होते नहीं है, ना गजलें इतनी लंबी होती हैं, ना नज़में इतनी लंबी होती हैं, ना पहेलियां इतनी लंबी होती हैं, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां क्या परिवर्तन हो रहा है, यहां परिवर्तन ये हो रहा है कि इतिवृत्तात्मक स्थल को कम कर रहे हैं, ठीक है, और रसात्मक स्थल को बढ़ा दे रहे हैं। अब जो रचना पहले इतनी बड़ी होती थी, इतिवृत्तात्मक स्थल को काट दिया जा रहा है, और जो रचना की लेंथ है, जो कविता की लेंथ है, वो इतनी बड़ी हो रही है। तो ये महाकाव्य से छोटी हो जा रही है, महाकाव्य से छोटी हो जा रही है, और मुक्तकों से लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस किया, इस तरह से बैलेंस किया। अब उस दौर के कवियों को कोई नाम नहीं मिला, कोई नाम नहीं मिला, तो कह दिया कविता के ढांचे में है, तो लंबी कविता हो गई, ठीक है। तो ऐसे हुआ लंबी कविता का जन्म। और जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो वहां ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक औदात्य से संपन्न लंबी कविता है, अर्थात उसमें महाकाव्य जैसे गुण हैं, महाकाव्य जैसे गुण, अर्थात पारंपरिक विशेषताओं पर बात करें तो उसमें एक भद्र नायक होना चाहिए, ठीक है, भद्र नायक होना चाहिए, धीरोदात्त नायक होना चाहिए, ठीक है, अर्थात सत्य के पक्ष में संघर्ष करता हुआ नायक होना चाहिए, राम की शक्ति पूजा में है। और वो सारी विशेषताएं हैं राम की शक्ति पूजा में जो एक महाकाव्य में होती हैं। बस लेंथ कम है महाकाव्य से, लंबी कम है महाकाव्य से। तो इसलिए कहा जाता है कि महाकाव्यात्मक औदात्य मतलब महाकाव्यात्मक गुण से संपन्न लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। कभी हम लोग राम की शक्ति पूजा आएंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल लंबी कविता हम लोगों ने समझा कि इसकी विशेषता यह है कि जो वर्णन वाले स्थल हैं वो कम कर दिया गया, और चरम बिंदु आनंद वाले जो स्थल हैं उनको बढ़ा दिया गया, जिसे रसात्मक स्थल कहते हैं। और ऐसा करने से ये प्रबंध काव्यों से छोटी हो गई, लेकिन जो मुक्तकों से लंबी हो गई, मुक्तकों से लंबी हो गई, इसलिए लेंथ में चूंकि लंबी हो गई और उस वक्त कोई नाम नहीं सूझा, इसलिए लंबी कविता कह दिया गया।
उम्मीद करता हूं आपको पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।